Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 22nd of December 2023. हमारा आज का जो डिस्कशन है वो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है. सबसे पहले है अबाउट द ऑयल स्पिल. Then we'll be talking about the genome sequencing. Yes, it is very important from the GS paper 3 perspective, that is the science and technology. And at last, we will be talking about All India Judicial Services. क्या पूरे देश में, क्या पूरे भारत में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, या इसकी जरूरत क्यों है, ये सभी टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन जो है आज हम करने वाले. So here we begin with the first topic, that is the oil spill. पहली बात तो ये न्यूज में आया क्यों है? तो आज ये बार में आया बिकॉज बहुत सारी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये प्लान कर रहे हैं टू स्टैब्लिश अ फीडिंग स्टेशन फॉर द बर्ड्स सॉरी at the Ennore Creek in the aftermath of the recent oil spill from industries in Manali. तो जो मनाली है वहां पे इंडस्ट्रीज पे बहुत ही हाई लेवल पे अभी कुछ रिसेंटली ऑयल स्पिल हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे जो बर्ड्स है उनकी जान को खतरा है. तो उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी एक्सपर्ट्स है वो ये प्लान कर रहे हैं कि हमको फीडिंग स्टेशन उनके लिए बनाना चाहिए. तो ये ऑयल स्पिल क्या है इसके बारे में जानते हैं. जब कभी भी क्रूड ऑयल, गैसोलीन, फ्यूल या कोई भी ऑयल का बाई प्रोडक्ट एनवायरमेंट में अनकंट्रोल तरीके से रिलीज होता है उसको हम ऑयल स्पिल कहते हैं. आई रिपीट, दैट इज एनवायरमेंट में जब कभी भी क्रूड ऑयल, गैसोलीन, फ्यूल या कोई भी ऑयल का बाई प्रोडक्ट अनकंट्रोल्ड मैनर में रिलीज होता है, दैट इज नोन एज ऑयल स्पिल. ये हमारी धरती को, दैट इज द लैंड, एयर एंड वाटर, इन सभी चीजों को पल्यूट करने की क्षमता रखता है. इट हैज अ टेंडेंसी टू पल्यूट द लैंड, एयर एंड वाटर, राइट, दो इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर द ओशनिक ऑयल स्पिल. मेजरली क्या होता है, इट हैज अ टेंडेंसी कि भाई वो एयर पोल्यूशन भी करता है, वाटर पोल्यूशन भी करता है, लेकिन इसका जो मेजर इम्पैक्ट आता है वो पानी पे आता है, ओशंस पे आता है. तो यूजुअली जनरली जो टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हो जाता है ओशनिक ऑयल स्पिल. अब इसके मेजर रीजंस क्या है, क्या कॉजेस है बार बार ऑयल स्पिल होने का? सबसे बड़ा जो रिजल्ट है, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम chiefly as a result of intensified petroleum exploration, production on the continental shelf, and transport of large amount of oil in the vessel. So the oil spills that happen in the rivers, bays, and oceans most often are caused by accidents involving the tankers, the barges, the pipelines, refineries, drilling rigs, and storage facilities, but also occur from recreational boats and natural disasters. अब ये सारी रीजन है जिसकी वजह से ऑयल स्पिल हो सकता है, लेकिन अगर ऑयल स्पिल अगर हो गया तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि हम बोल रहे कि भाई मनाली में ऑयल स्पिल हुआ है तो भाई बर्ड्स जो है, चिड़िया जो है, उनको बचाने के लिए ये फलाना चीज हम कर रहे हैं. तो क्या फर्क पड़ रहा है एनिमल्स को, बर्ड्स को, या फिर और क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका हो सकता है, वो यहाँ पे हम बात करेंगे. सबसे पहली चीज, वहां के जो इंडिजिनस लोकल पीपल है उनको खतरा होता है, बिकॉज ऑयल पोल्यूशन पॉजेज a health hazard for the indigenous population जो कि सी फूड पे डिपेंड करते हैं. वहां की जो लोकल कम्युनिटी, जो कि आसपास जो समुद्री सी फूड होता है, चाहे आपके फिश है, प्रॉन्स है, व्हाटएवर, उन पे जो डिपेंड होता है तो उनकी हेल्थ पे खतरा होता है. देन जो एक्वाटिक लाइफ है, जो कि पानी में जीव जंतु रह रहे हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल है. ऑयल ऑन द ओशन सरफेस इज हार्मफुल टू मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्वाटिक लाइफ क्योंकि इट प्रिवेंट्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द सरफेस. देखो होता क्या है, आपके पास ये पूरा ओशन सरफेस है, सो दिस इज योर ओशनिक सरफेस, राइट, दिस इज योर ओशनिक सरफेस. अब इस ओशनिक सरफेस पे अगर हम बोलते हैं कि ऑयल की परत आ जाती है, लेयर आ जाती है, तो अब जो सनलाइट का जो पेनिट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए था, दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ द सनलाइट, वो पानी के नीचे तक नहीं जा पाएगा, है ना. तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ओशनिक सरफेस है, दिस इज द ओशनिक सरफेस, एंड ये मेरे पास एक सन सोर्स है जिसकी लाइट यहाँ पे पेनिट्रेट होनी चाहिए, बट ड्यू टू द लेयर ऑफ द ऑयल
अब ये सनलाइट अंदर की तरफ तरफ पेनिट्रेट नहीं हो पा रही है, और यही कारण है कि अब जो पानी के अंदर एक्वाटिक लाइफ है वो जीवित नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, लोगों को अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ऑक्सीजन है उसका जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। देन हाइपोथर्मिया, the crude oil ruins the insulating and waterproofing properties of the feathers and fur of the bird, and thus oil-coated birds and marine mammals die from hypothermia, that is decrease in the body temperature. तो जो birds होते हैं उनके जो wings होते हैं, जब वहां पे अगर oil लग जाता है तो birds के wings के थ्रू birds के पास एक tendency होती है कि वो अपने temperature को maintain करके रखते हैं, वो इस तरह से जब उनका मूवमेंट होता है, the body gets heated up, they maintain their temperature, but ऑयल कोटिंग की वजह से दे दे कैन नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और फाइनली उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है नॉर्मल लेवल से, हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है और वो मर जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑयल्स। Now let's start on the next topic, that is the genome sequencing. आज का एक एडिटोरियल आया है कि इंडिया must sustain the focus on the genome sequencing for the novel variant. देखो कोरोना वायरस के चलते हुए उसके बाद से ही बहुत सारे वेरिएंट आते रहे वायरस के, अब हम यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है, ये यहाँ पे लिखा है। लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है उसको हम समझते हैं। आप सभी को इतना तो बेसिक हमने पढ़ ही लिया है कि दिस इज द सेल, एनिमल भी होती है प्लांट सेल भी होते हैं, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल। So that means it will have a cell membrane, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होंगे जिसमें सेंटर पे आपके पास कंट्रोलर होता है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, दिस न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। और इस न्यूक्लियस के अंदर, अब मैं इस न्यूक्लियस को अलग से बना रही हूँ, इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास होता है जेनेटिक मटेरियल। So this is your nucleus and it contains the genetic material. और ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे कि ह्यूमंस के केसेस में, ये डीएनए आपको मिलेगा। तो डीएनए का पूरा कंप्लीट सेट जो है उसको जीनोम बोला जाता है। दैट इज द जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ द डीएनए इंस्ट्रक्शन जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर ह्यूमन जीनोम के बारे में बात करते हैं, यानी कि ह्यूमंस के अंदर डीएनए का जो कंप्लीट सेट है, अगर मैं उसके बारे में बात करती हूँ तो वो होगा 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम। So this is like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 23 pairs of the chromosomes होंगे that are found in the nucleus of the cell. So basically pairing है ये इस तरह से 23 pairs of the chromosome, और ये आपके पास pairs यानी कि 23 इधर और 23 इधर, तो ये total 46. So this is known as the genome of the human. तो इस जीनोम के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होगी which is required for a person to develop and function. Now let's understand the term DNA क्या है, जीन क्या है, सीक्वेंसिंग एंड जीनोम सीक्वेंसिंग। जैसे कि हमने कहा डीएनए एक केमिकल सब्सटेंस है। डीएनए की अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करोगे दैट इज ये होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जब डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे सबसे पहले है राइबोज, राइबोज शुगर, और ये न्यूक्लिक एसिड। तो ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने में capable होता है, right? So basically it is a chemical substance which is made up of the sugar, which is made up of the nucleic acid. It holds the information, और ये पूरा आपके पास जो सेल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा रेगुलेट करता है, राइट? तो द टू ट्विस्टेड लिंक्ड स्टैंड जो है आपके पास इस तरह से, ये बहुत ही ट्विस्टेड फॉर्म में पड़े रहते हैं, ये डीएनए का मॉलिक्यूल बना दे, जिसके मॉडल को डबल हेलिक्स मॉडल भी बोला जाता है। और इसी डीएनए के ऊपर छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं, छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोटीन जो होते हैं वो होता है आपके पास जीन। ठीक है, सो दैट इज जीन। अब जीनोम सीक्वेंसिंग में सीक्वेंसिंग क्या हो जाएगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डीएनए का, जिसके अंदर ये जो प्रोटीनियस चीजें होती है
इनका एग्जैक्टली अगर आप ऑर्डर बताते हो, एग्जैक्ट ऑर्डर को डिटरमाइन करते हो, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग. दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिस इन द स्टैंड ऑफ डीएनए इज नोन एज द सीक्वेंस. और जीनोम सीक्वेंसिंग वही चीज हो जाएगी जस्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन. तो यही एडिटोरियल में आया है दैट पहले तो हम देख लेते हैं वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जीनोम सीक्वेंसिंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या एफर्ट लिए गए हैं. एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ये ग्लोबल साइंटिफिक प्रोजेक्ट था जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट द फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम. तो ह्यूमंस का जो जीनोम है उसकी पहली सीक्वेंस निकालना, यानी कि उसको सीक्वेंशियल जो ऑर्डरिंग है वो निकालना. 1990 में ये फॉर्मली प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी. 2003 में ये कंप्लीट हुआ. टू डिस्कवर ऑल द एस्टिमेटेड 20 to 2500 ह्यूमन जीन्स. ऑब्जेक्टिव कि हमारे पास एक ऐसा रिसर्च टूल तैयार हो जाए जो कि साइंटिस्ट को मदद करेगा जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि बहुत ही रेयर और कॉमन डिजीजेस में इन्वॉल्व होती है. देन देयर इज अनदर प्रोजेक्ट दैट इज द एनकोड प्रोजेक्ट. फुल फॉर्म हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डीएनए एलिमेंट. तो ये जो इंसाइक्लोपीडिया है ऑफ डीएनए एलिमेंट प्रोजेक्ट बिगेन इन 2003 बाय द यूएस नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये एक इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है व्हिच इज फंडेड बाय द नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट that aims to identify all the functional elements in the human genome. Objective same, a comprehensive list banana of the functional elements in the human genome, which including the elements that act at the protein and the RNA levels. Earth Biogene Project is also a project. इसको बायोलॉजी को मूनशूट बोला गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव है टू सीक्वेंस द कैटलॉग एंड कैरेक्टराइज द जीनोम्स ऑफ यूकेरियोटिक बायोडाइवर्सिटी. राइट. तो ये सारे आपके पास प्रोजेक्ट्स है. तो इसी में यहाँ पे बोला गया है न्यूज के अंदर कि जो JN.1 ये एक वेरिएंट आया है केरला के अंदर, गोवा के अंदर, जिसमें बहुत सारे जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं. तो इस तरह के वेरिएंट के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो यहाँ पे प्ले करेगी. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज. क्या ये बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? 26 नवंबर, लगभग एक महीने पहले, हमारे देश की जो राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमें बनानी चाहिए टू रिक्रूट द जजेस ड्यूरिंग हर इनॉग्रल एड्रेस एट द सुप्रीम कोर्ट. तो प्रेसिडेंट जी ने कहा that it will help make the judiciary diverse by increasing the representation from the marginalized social groups. The president's comment has again reignited the debate कि all India judicial service होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. तो पहली बात, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या है? ये एक ऐसा रिफॉर्म है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी आपके पास जजेस हैं उनका रिक्रूटमेंट जो है वो कब सेंट्रलाइज कर दो. दैट इज द सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस at the level of additional district judges and district judges for all the state. जिस तरह से यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट करवाता है for the bureaucrat and assign a successful candidate to state cadre, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी कुछ इसी तरह से जजेस को सेंट्रली रिक्रूट करेगी. तो आज की डेट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या अगर हम करना चाहें तो आर्टिकल 312 कहता है as amended by 42nd Amendment 1976 that creation of all India judicial service is possible. राज्यसभा जो है उनको एक रिजोल्यूशन अडेप्ट करना पड़ेगा mentioning the, I repeat, यहाँ पर राज्यसभा है, that राज्यसभा has to adopt a resolution mentioning the necessity to create the all India judicial service in the national interest. Article 312 clause 3 states that all India judicial service cannot include any post inferior to that of the district judges. So yes, constitutional provisions है, बट इसकी जरूरत क्यों लग रही है? देखो, बहुत ही बड़ा बर्डन है जुडिशरी के ऊपर. लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज है इन द पोस्ट ऑफ लोअर जुडिशरी अक्रॉस द कंट्री. कम से कम 2.78 करोड़ केसेस पेंडिंग है जिनको सुने ही नहीं गए. So one of the primary reason is the inordinate delay in holding the regular judicial recruitment. Then the dearth of good quality judicial officers, lack of finances with the state government because उनके पास पैसों की कमी है, resources की कमी है. State training institutions जो है वहाँ पे proper है, recruitment process का कोई subjectivity यहाँ पे है.
तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को हम लेके आएंगे, तो उसके बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले जो फ्रेश टैलेंट है उनका बहुत ही ज्यादा आगमन यहाँ पे होने वाला है। इट विल इंश्योर अ ट्रांसपेरेंट and efficient method of recruitment to attract the best talent in India's legal profession. Accountability, transparency, and objective in the recruitment process. The representation to the deprived section. तो बहुत से सेक्शन है जिनका कोई जुडिशरी में रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वो भी इंप्रूव होगा। जज से लेके पॉपुलेशन, जज टू पॉपुलेशन जो रेशियो वो यहाँ पे बढ़ेगा। पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी जो है वो आने वाली है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट today's discussion. I hope you were liking, you understood actually the total videos. फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको डेली का जो पीडीएफ है वो बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।